Welcome friends. Today we will discuss Rohini panel's report regarding sub-categorization of OBC. होता क्या है डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, लिसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्टली ओबीसी सब कैटेगराइजेशन पे जाने से अच्छा रिजर्वेशन होता क्या है, क्यों दिया गया है, कितने रिजर्वेशन है, इंपॉर्टेंट केसेस कौन से है। देन वी विल डिस्कस रोहिणी कमीशन अपॉइंट क्यों हुआ था, उनका रिपोर्ट क्या है, किस बारे में कहा है, सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या होता है, एंड देन एज यूजुअल मेंस एंड प्रीलिम्स का क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ लिसन केयरफुली। रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ओपिनियन बहुत ही एक्सट्रीम हो सकते हैं। सो वी विल कीप दिस वीडियो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट डिस्कशन। नाउ लिसन केयरफुली। भारत में वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमारे यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सवर्ण और अवर्ण ऐसा था। इसमें से पढ़ने को किसे मिलता था, एजुकेशन। रूलिंग कास्ट किसे कहा जाता था, क्षत्रिय। ट्रेडिंग कास्ट किसे कहा जाता था, वैश्य। और क्या इन्हें मिलता था क्या पढ़ने वगैरह, नहीं। नाउ लिसन केयरफुली। अगर आपको हजारों साल एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं है, एजुकेशन का, एज वेल एज आपको सोशली भी आप बैकवर्ड हो, तो क्या इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद आप इक्वल कॉम्पीट करोगे बाकी लोगों के साथ। से फॉर एग्जाम्पल, मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और किसी जूनियर को जिसको 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, कैन वी हैव कंपटीशन कि भाई इक्वल कंपटीशन दिया है, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। क्या ये सही होगा, नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि दोनों में ऑलरेडी बहुत डिफरेंस है। मतलब क्या, हमें क्या करना चाहिए, जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उन्हें कुछ अफर्मेटिव एक्शन देना जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया है, यस, अंडर आर्टिकल 15 एंड 16। आर्टिकल 15 में एजुकेशन में रिजर्वेशन के बारे में चर्चा की है, वेरस आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के बारे में चर्चा की है। सो एग्जाम के लिए आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है, 15 और 16। 15 किसके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, और 16 किस लिए, एम्प्लॉयमेंट में। सी, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, बट इक्वालिटी से भी ज्यादा इक्विटी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको नहीं लगता क्या। नॉट ओनली दिस, इससे शायद कुछ बच्चे नाराज हो जाए कि सर इससे मेरिट अफेक्ट होता है। कुछ लोगों का कहना होता है सर मेरिट अफेक्ट होता है, मानता हूं मैं, बट मेरा आपको एक सवाल है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मेरिट दिखाने की, तो सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, मेरिट या अपॉर्चुनिटी। सो अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मेरिट का क्या है, मतलब क्या। मेरिट हम मानते हैं, बट ऐसा सुनो कि जहां आपने सैकड़ों साल, कुछ लोगों को आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला है, तो वो अपना प्रोग्रेस कैसे दिखाएंगे। और रिजर्वेशन की वजह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि डेफिनेटली रिजर्वेशन का बेनिफिट इतना हुआ है कि कुछ बच्चों में फाइनल में टॉप 10 में भी रैंक्स लगी है। दैट इटसेल्फ मींस रिजर्वेशन के फायदे बहुत है। और इससे एम्पावरमेंट होता है, यस, एम्पावरमेंट होता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कितना रिजर्वेशन है और किसे किसे रिजर्वेशन है। लिसन, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन जो हमने बात की थी, वो रिजर्वेशन दिया था सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। मतलब रिजर्वेशन किसे था, एससी और एसटी को। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। कितना था, 15% फॉर एससी एंड 7.5% फॉर एसटी। ना यू में से कि ऐसा क्यों, एज पर द पॉपुलेशन, प्लीज, एज पर देयर पॉपुलेशन। उनका पॉपुलेशन उतना था, 15% और 7.5। मतलब टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया, अराउंड 22.5। तो बचा कितना फिर, 77.5। 77.5 जो था वो अनरिजर्व, मतलब वहां पे सभी लोग कॉम्पीट कर सकते हैं। ये था रिजर्वेशन एससी और एसटी का। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आज का टॉपिक तो ओबीसी है, यस, उसके ऊपर भी जाएंगे। नाउ डोंट यू थिंक एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में धीरे धीरे चेंजेस हो गए, कैसे। डोंट थिंक, एक ओबीसी के लिए एक पहले कमीशन अपॉइंट किया गया था 1953 में, कालेकर कमीशन, कि जिन्होंने पहला कमीशन था जिसने बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात की थी। बाद में मंडल कमीशन आ गया 1980s में, और उसके बाद ओबीसी को रिजर्वेशन मिला 27%। यू में से कि सर ओबीसी का पॉपुलेशन 27% है क्या, नहीं, ओबीसी का पॉपुलेशन है 52%, बट उन्हें रिजर्वेशन कितना मिला है, 27%, बिकॉज 50% का क्राइटेरिया आपको
नहीं तोड़ना था। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये 27% कैसे डिसाइड होंगे। ऑब्वियसली इसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आ गया, मतलब इसमें जो सबसे बैकवर्ड रहेंगे उसको पहला बेनिफिट मिलना चाहिए और जो अच्छे हैं उन्हें बेनिफिट की जरूरत नहीं है। ये कब हुआ था? 90s में। और 2019 में सरकार ने एक नया कैटेगरी इंक्लूड कर दिया, दैट इज ईडब्ल्यूएस। ये क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% आरक्षण हो गया। नाउ लिसन केयरफुली, ये हो गया आपका ईडब्ल्यूएस, चार्ट में दिख रहा है। ये हो गया आपका एससी रिजर्वेशन 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी है 27%। तो ये बाकी का क्या है? जनरल कैटेगरी के रिजर्व है? नहीं, इट इज अनरिजर्व, मतलब यहां पे सभी लोग कॉम्पीट कर सकते हैं। ये अनरिजर्व है, यहां पे सभी लोग कॉम्पीट कर सकते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आज का टॉपिक में क्या है, सब कैटेगराइजेशन क्या है। नाउ लिसन केयरफुली, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ये भी और ये भी। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो ओबीसी का 27% आपको दिख रहा है, क्या इसमें आपको सब कैटेगरी करने की जरूरत है क्या? इज देयर अ नीड टू हैव फर्दर कैटेगराइजेशन? 4 मैंने ऐसे ही दिखा है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जरूरत है क्या? देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कुछ रिपोर्ट है क्या? यस, नाउ लिसन केयरफुली। जैसे मैंने पहले कहा कि पहला कालेकर कमीशन था 1953 का, जो पहला इंस्टेंस था जिसने बैकवर्ड क्लासेस के रिकॉग्निशन के लिए बात की। बाद में क्या आ गया आपका मंडल कमीशन 1980। ये सारा डेटा प्रीलिम्स के लिए भी काम का है। और उन्होंने ओबीसी पॉपुलेशन कितना कहा था? 52%। और कितनी कम्युनिटीज इसमें ऐड हुई थी? 1257, 1257। और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को आपने क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, मतलब उसका दर्जा आपने बढ़ा दिया। ये सारा डेटा आपको प्री एज वेल एज मेंस में काम आएगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आगे क्या हुआ। लिसन केयरफुली, कुछ लोगों को फिर लगने लगा कि भाई ओबीसी में बहुत सारी कम्युनिटीज है, शायद ऐसा है क्या कि कुछ कम्युनिटीज को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और कुछ कम्युनिटी को नहीं मिल रहा है। तो ये स्टडी करना जरूरी था और दैट्स द रीजन गवर्नमेंट ने रोहिणी पैनल अपॉइंट किया। जस्टिस रोहिणी जो रिटायर्ड जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट्स की, वो और लोग थे जिनका एक पैनल अपॉइंट किया गया 2017 में। 6 साल के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। लास्ट डे वर्किंग उनका जब था 31 जुलाई 2023 को। किससे सबमिट किया? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को सबमिट किया। ये एग्जाम में आ सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे क्या लिखा है रिपोर्ट में? रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है, प्लीज, रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ है। सो जो भी वीडियो में है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, चाहे वो हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस। क्यों नहीं हुआ? कहा जाता है कि शायद कमीशन का रिपोर्ट जो होगा वो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो सकता है एंड इट मे हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस। वोट बैंक पॉलिटिक्स भी हो सकता है और लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो शायद ऐसा भी हो सकता है। ये कहा जाता है, इसमें कितना सच है नहीं वो आगे की बात है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर अभी हमने कहा कि रोहिणी पैनल अपॉइंट किया गया। यस, ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिला है? हमने अभी देखा 27%। बट और ये 27% रिजर्वेशन कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, फिर वो आईआईटी हो आईआईएम हो। और कितने एंट्रीज है सेंट्रल लिस्ट में? 2600 से भी ज्यादा। प्लीज ये नंबर याद रखो, 2600 भी ज्यादा। अब मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लगता है कि भाई कुछ डिस्टॉर्शंस है, कुछ लोगों को ज्यादा बेनिफिट है, कुछ को नहीं है। अगर ऐसा सचमुच में है तो करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। यस, करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर रोहिणी कमीशन को क्या कहा गया था, क्या देखने के लिए? टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तो होंगे। यस, पहला था कि एग्जामिन करो आप क्या एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स, मतलब इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ये एग्जामिन करो ऑन द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ओबीसी में जितने कम्युनिटी आप एग्जामिन करो। दूसरा, अगर ऐसा कुछ है तो वर्कआउट द मैकेनिज्म, आपको मैकेनिज्म वर्कआउट करना है एंड उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नॉर्म्स क्या होने चाहिए, पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच क्या होना चाहिए रिगार्डिंग सब कैटेगराइजेशन विद इन सच ओबीसी। मतलब ओबीसी में अगर सब कैटेगराइजेशन करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये आपको बताना है। इतना ही नहीं, सेंट्रल लिस्ट में
आइडेंटिफाई करना है रिस्पेक्टिव कास्ट वगैरह, वो सारी बात। एंड नॉट ओनली दिस, अगर कुछ रिपीटेशन है या एम्बिग्यूटीज है तो उसे भी आपको क्लियर करना है। ये सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर कमीशन ने क्या कहा। कमीशन ने एक एनालिसिस किया था 2018 में, और ये एनालिसिस बहुत कुछ दिखाता है। क्या? कमीशन ने अराउंड 1,30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब एनालाइज किए अंडर ओबीसी कोटा। प्लीज, मतलब ओबीसी कोटा मतलब कितने? 27% जो उनका रिजर्वेशन है। ओवर द प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 साल के उन्होंने जो कोटा था उसे ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें बहुत कुछ चीजें पता चली। एंड हियर लेट मी बी वेरी क्लियर, सिर्फ जॉब ही नहीं देखे उन्होंने, तो ओबीसी एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब, एज वेल एज आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स, ऐसे जो बड़े इंस्टीट्यूट है उसमें भी 3 साल के एडमिशन, ये सारा डेटा उन्होंने एनालाइज किया। और एनालिसिस करने के बाद एक पता चला, वो क्या है कि 97% ऑफ द जॉब, प्लीज लिसन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 97% ऑफ द जॉब गोज टू 25% ओबीसी ओनली। मतलब ओबीसी में अगर 100 जॉब है तो 100 में से 97 जॉब किसे जा रहे हैं? सिर्फ 25% कम्युनिटी को। डोंट यू थिंक ये डेटा बहुत कुछ दिखा रहा है? यस। और इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 25% जॉब सिर्फ 10 ओबीसी कम्युनिटी को गया है। इतना ही नहीं, यहां तक बताया गया है कि एज मेनी एज 983 ओबीसी कम्युनिटी, 983 ओबीसी कम्युनिटी जो टोटल के 37% होते हैं, उनको कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है? प्लीज लुक एट द बोर्ड, इट इज 0। मतलब 983 ओबीसी कम्युनिटी जो टोटल कम्युनिटी का 37% है, उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है एजुकेशन और जॉब में? 0। इतना ही नहीं, 994 ओबीसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है जस्ट 2.7% के आसपास, 2.68 एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ समझ में आ रहा है आपको कि 2600 से ज्यादा कम्युनिटी है, इसमें से 983 और 994, मतलब अप्रोक्सीमेट चला गया 1900 प्लस, मतलब 2600 प्लस है, राइट? उसमें से 1900 प्लस को सिर्फ कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है? अप्रोक्सीमेटली 2.7%। मतलब मेजॉरिटी सीट्स कहां चला गया है? वेरी फ्यू कम्युनिटीज को। तो ये एक चौंका देने वाला एक डेटा एनालिसिस कमीशन ने बहा दिया है। कमीशन का एनालिसिस है, नो डाउट। इसमें कुछ लिमिटेशंस है क्या? यस, डेटा का लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अपडेटेड पॉपुलेशन डेटा, क्योंकि लास्ट पॉपुलेशन डेटा जो ओबीसी का किया गया था वो 1931 2011 में भी हुआ था, लेकिन उसका डेटा अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। सो डेटा लिमिटेशन है क्या? यस, हम मानते हैं। बट इससे आपको एक बात तो पता चली है क्या, कि भाई ओबीसी में सपोज अगर बहुत सारी कम्युनिटीज है, से फॉर एग्जांपल बहुत सारी कम्युनिटी है, 2600 भी ज्यादा, तो डेफिनेटली कुछ कम्युनिटीज को ज्यादा फायदा हुआ है तो कुछ कम्युनिटीज को कम हुआ है। और इसीलिए हमें वो पहले इसमें जाना है क्या, कि इज देयर अ नीड टू सब कैटेगराइज। मतलब क्या, क्या सपोज अभी ये ओबीसी का 27% रिजर्वेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? इसमें सब 27% है, क्या इसको अभी कैटेगराइज करने की जरूरत है क्या? मतलब क्या, सपोज जिनको रिप्रेजेंटेशन कमी मिला है, क्या उनके लिए कुछ बेनिफिट देने की जरूरत है क्या? वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सब कैटेगराइजेशन जरूरी है? यस, जरूरी है, क्योंकि जिनको लाभ मिला नहीं उनको अवश्य लाभ मिलना जरूरी है। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, वो क्या? तो सेंसस का डेटा होना बहुत ही आवश्यक है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा सब कैटेगराइजेशन एससी एसटी बारे में भी हुआ था क्या? एससी के बारे में 2 केसेस है, एक है ईवी चिन्नाई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और दूसरा है अपना पंजाब का जो मेन, पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। बट वो आज का मैटर नहीं है डिस्कशन का। देन कम्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज मेंस का क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए? प्लीज आंसर, ये क्वेश्चन मेंस को आ सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट,
प्री का क्वेश्चन जो इसी साल आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीचे दिए हुए गए इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? एक, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, दूसरा एनएचआरसी, तीसरा नेशनल लॉ कमीशन और चौथा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन। अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।